आज की ये कहानी बहुत खौफनाक और भयानक होने वाली है। ये कहानी एक बस ड्राइवर के बारे में है जिसने सफर के दौरान एक ऐसे मुसाफिर को बिठाया जो कि इंसान नहीं था। ये कहानी हमें हमारे एक लिसनर शब्बीर ने भेजी है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम शब्बीर हुसैन गुज्जर है। मेरी उम्र इस वक्त 47 साल है। मैं पिछले 11 साल से एक ही रूट पर बस चला रहा हूँ। लोग कहते हैं सफर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सफर इंसान को वो चीजें भी दिखा देता है जो उसे कभी नहीं देखनी चाहिए। मैं अल रहमान ट्रैवल्स के साथ काम करता हूं। ये डाऊ या फैसल मूवर्स जैसी बड़ी या मशहूर कंपनी नहीं है, लेकिन हमारा अपना एक नाम है और हमारी सवारियां हम पर पूरा एतमाद करती हैं। मेरा रूट लाहौर से मुल्तान का है। 11 साल गुजर गए हैं मुझे इस N5 हाईवे पर रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए। एक ही सड़क, वही पुराने स्टॉप्स, वही निशानात, वही वक्त और वही माहौल। इस सड़क का एक एक मोड़, एक एक खड्डा, एक एक ढलवान मुझे ऐसे याद है जैसे मेरे अपने हाथों की लकीरें। मुझे पता होता है कि कहाँ सड़क पर ढलवान है, कहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा और कहाँ गाड़ी का पहिया कच्चे रास्ते पर उतरने का खतरा होता है। ये एक ऐसी आदत बन चुकी है कि अब मेरी आंखें बाद में सड़क को देखती हैं, मेरे हाथ पहले ही स्टीयरिंग व्हील को घुमा देते हैं। ये वो तजुर्बा है जो सिर्फ वक्त और एक ही सड़क पर बार बार चलने से आता है। आज मैं आपको जो वाकया बताने लगा हूं, ये अक्टूबर 2019 की एक रात का है। आज इस बात को तकरीबन 6 साल गुजर चुके हैं। आज फरवरी 2026 है, लेकिन आज भी जब मैं मुल्तान टर्मिनल पर उतरता हूं तो मेरे हाथ और मेरी टांगें उस रात की याद से ठंडी पड़ जाती हैं। उस रात मेरे साथ जो कंडक्टर ड्यूटी पर था उसका नाम कामरान था। वो ओकारा का रईस नादा मासूम सा नौजवान था जिसकी उम्र शायद 26 साल होगी। ये उसकी लॉन्ग रूट की सिर्फ तीसरी ड्यूटी थी। वो इस काम में अभी नया था। उसे लंबे सफर और रात की इन वीरान सड़कों का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चुस्ती और नींद का मेला जुला असर रहता था। उस रात का आगाज बिल्कुल आम सा था, जैसे मेरी हर आम ड्यूटी का होता है। वेंसडे का दिन था और रात के ठीक 10:30 बज रहे थे जब मैंने लाहौर के जनरल बस टर्मिनल से बस निकाली। टर्मिनल की वो मखसूस चहल पहल, डीजल की जली हुई बू, इंजन की भारी गरज और मुसाफिरों का शोर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया था। मैंने गाड़ी को निकालकर मेन सड़क पर डाला तो दिमाग खुद ब खुद अपनी ड्यूटी वाली हालत में आ गया। बस में 34 सवारियां बैठी थीं। गाड़ी तकरीबन 3/4 भरी हुई थी। अक्टूबर का महीना पंजाब में बड़ा अजीब सा होता है। मॉनसून की आखिरी बारिशें खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी, गर्मी और चिपचिपाहट बाकी रहती है। बस का एसी चल रहा था, लेकिन शीशों पर बाहर की नमी की वजह से एक धुंधला सा असर आ रहा था। सड़क पर जमीन के बिल्कुल करीब एक पतली सी धुंध तैर रही थी। N5 हाईवे पर रात के वक्त ऐसी धुंध का होना एक आम बात है। मैं अपनी आदत के मुताबिक सुकून से गाड़ी चला रहा था। इंजन की आवाज, सीट के नीचे की हल्की वाइब्रेशन और सड़क की रगड़ का एक मखसूस रिदम होता है जो किसी भी पुराने बस ड्राइवर को सुकून देता है। लाहौर के शहरी इलाके और ठोकर नियाज बेग का ट्रैफिक वाला रश क्रॉस करने के बाद हम खुली सड़क पर आ गए थे। जैसे जैसे बस शहर से दूर होती गई, बाहर का अंधेरा गहरा और खामोश होता गया। बस के अंदर की मेन लाइट्स बंद थीं, सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की ग्रीन और रेड लाइट्स मेरी आंखों पर पड़ रही थीं और आगे का शीशा बिल्कुल साफ था। मुसाफिर अपनी सीटों पर सुकून से बैठ चुके थे। कुछ गहरी नींद सो गए थे और कुछ अपने मोबाइल फोन्स में मसरूफ थे। कामरान अपनी कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसके पास टिकट्स का बंडल और कैश था। वो नया था इसलिए अपने काम में बहुत एहतियात कर रहा था, बार बार पैसे गिन रहा था। मैंने शीशे में उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले चंद घंटे मेरी जिंदगी और मेरे दिमाग को हमेशा के लिए उलझा कर रख देंगे। हमारा पहला मुकर्रर करदा स्टॉप चुनियन था। ये एक छोटा सा कस्बा है जो लाहौर से तकरीबन 65 किलोमीटर जुनूब की तरफ N5 हाईवे से थोड़ा हट कर आता है। रात के ठीक 11:50 पर मैंने बस को आहिस्ता किया और चुनियन के रोड साइड स्टॉप पर रोका। ये कोई बड़ा अड्डा या टर्मिनल नहीं था। सड़क किनारे एक सीमेंट का बना हुआ छोटा सा शेल्टर था जहां मुसाफिर खड़े होकर इंतजार करते थे। वहां बस एक चाय का खोखा था जिस पर एक पीले रंग का आम सा बल्ब चल रहा था। खोखे वाला चाचा वहां सो रहा था। उस पीले बल्ब की रोशनी सिर्फ थोड़ी सी जगह को रोशन कर रही थी। उसके आगे और पीछे हर तरफ गुप अंधेरा था। खेत और कच्चे रास्ते अंधेरे में इस तरह डूबे हुए थे जैसे वहां कोई दुनिया ही ना हो। मैंने बस वहां रोकी और हैंड ब्रेक लगाया। इंजन बंद नहीं किया, बस उसे स्टार्ट छोड़ दिया।
आमतौर पर हम लोग इन छोटे स्टॉप्स पर गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते, बस आइडल पर चलने देते हैं ताकि एसी काम करता रहे और सवारियों को गर्मी ना लगे। मैंने अपने बड़े साइड मिरर में देखा, कमरान ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। 2 सवारियां अपनी सीट से उतरी और बस से नीचे उतर गईं। उनकी जगह सिर्फ एक नया मुसाफिर बस में सवार हुआ। मैं मिरर में गौर से देख रहा था कि कमरान ने उस नए मुसाफिर से पैसे लिए, टिकट बनाया और उसे बस के अंदर सीट की तरफ भेज दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, वही रूटीन का काम जो मैं पिछले 11 साल से हर रोज हर रात देखता आ रहा था। लेकिन फिर अचानक मेरी नजर शीशे से हटकर सामने सड़क के कच्चे हिस्से की तरफ चली गई। स्टॉप की रोशनी जहां खत्म हो रही थी, उससे थोड़ा आगे अंधेरे में तकरीबन 30 मीटर के फासले पर कोई शख्स खड़ा था। वो अकेला आदमी था, बस की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसकी हरकत में एक बेहद अजीब सी बात थी। वो बिल्कुल साकिन था, जैसे कोई मिट्टी या पत्थर का बना हुआ मुजस्समा हो। ना उसने हाथ हिलाया बस रोकने के लिए, ना वो बस की तरफ एक कदम चला, ना उसके आसार थे कि उसे कहीं जाना है या उसे इस बस में सवार होना है। वो बस चुपचाप अंधेरे में खड़ा बस को देख रहा था। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गाड़ी की लाइट्स की वजह से जो थोड़ी बहुत चमक उधर जा रही थी, उससे मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया कि वो एक लंबा और पतला शख्स था। उसने गहरे रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था, शायद काला या नीला। मैं अपनी ड्राइवर सीट पर बैठा सिर्फ उसे गौर से देख रहा था। बड़ी गाड़ियां चलाने वालों की एक पक्की आदत होती है कि वो सड़क पर खड़े हर शख्स को नजर में रखते हैं, क्योंकि रात के वक्त अचानक कोई भी जानवर या शख्स सड़क पर आ सकता है। मैं वहां इंजन स्टार्ट किए पूरे 20 सेकंड तक बैठा रहा। मेरे जहन में था कि शायद वो आगे आएगा या उसे सड़क क्रॉस करनी होगी, लेकिन उसने 1 इंच भी हरकत नहीं की। उस आदमी की खामोशी और बेहरकत वजूद में एक अजीब सा डर था। इंसान जब भी खड़ा होता है तो थोड़ा बहुत हिलता जरूर है, कभी अपना वजन एक पांव से दूसरे पांव पर डालता है, कभी इधर उधर देखता है, हाथ पीछे करता है या अपने कपड़े ठीक करता है। लेकिन इस शख्स में जिंदा इंसानों वाली कोई हरकत, कोई बेचैनी, कोई आदत नहीं थी। वो इस कदर साकिन था कि मुझे अपने अंदर, अपने सीने में एक अजीब सी उलझन और खौफ महसूस होने लगा। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही वहां एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी जो बयान करना मुश्किल है। इतने में पीछे से कामरान की ऊंची आवाज आई, चलो शब्बीर भाई, क्लियर है। मैंने अपना ध्यान सामने सड़क पर वापस किया, गाड़ी का गियर लगाया और बस को वापस N5 हाईवे पर डाल दिया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ने लगी। मैंने दोबारा अपने लेफ्ट साइड वाले बड़े मिरर में पीछे देखा। वो आदमी अभी भी वहीं, बिल्कुल उसी जगह, उसी तरह खड़ा था। स्टॉप की पीली रोशनी उस तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही थी। फिर बस आगे निकल गई। हमारी गाड़ी की पिछली टेल लाइट्स की सुर्ख रोशनी भी उससे दूर हो गई और गौर अंधेरे ने उस आदमी को पूरी तरह निगल लिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। मैंने अपने दिमाग को समझाया कि N5 पर ऐसी सड़कों और ऐसे पशमानदा इलाकों में रात के वक्त अजीब अजीब लोग खड़े मिल जाते हैं। मैंने सोचा शायद कोई आम सा देहाती होगा जो किसी का इंतजार कर रहा होगा, या शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी और वो वहां खड़ा था, या हो सकता है कोई नशाई हो जो बस वहां सड़क किनारे आकर खड़ा हो गया था। रात के 12 बजे किसी अनजान सड़क किनारे अंधेरे में कोई अकेला शख्स क्यों खड़ा होगा, ये सोचना मेरा या मेरी ड्यूटी का काम नहीं था। मुझे अपनी गाड़ी और अपनी सवारियों पर ध्यान देना था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और सामने सड़क पर ध्यान जमाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। चूनियन से निकलने के बाद अगला बड़ा स्टॉप ओकारा बाईपास का आना था। यह तकरीबन 40 किलोमीटर का लंबा फासला था। रात मजीद गहरी हो चुकी थी और वक्त तेजी से गुजर रहा था। N5 पर धुंध पहले से थोड़ी सी और बढ़ गई थी। जमीन के बिल्कुल करीब धुंध की एक ऐसी सफेद तह थी जैसे सड़क पर रुई बिछी हुई हो। मैं ठीक हाईवे स्पीड पर जा रहा था। सामने से आने वाली ट्रैफिक इंतहाई कम थी। कभी कभार ही कोई बड़ा ट्रक या ट्रेलर आगे से गुजरता, जिसकी तेज लाइट्स मेरी आंखों में चुभती। उसके गुजरने के बाद सड़क पर फिर से वो अजीब सी लंबी खामोशी छा जाती। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल पुरसुकून और ठंडा था। सब सवारियां सो चुकी थीं और उनकी हल्की हल्की सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। कामरान भी अपने फर्ज से फारिग होकर कंडक्टर वाली छोटी सीट पर बैठा ऊँग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे जहन में बार बार उस लंबे, पतले और बिल्कुल साकिन आदमी का वजूद घूम रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं एक आम से आदमी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं। 11 साल के इस तवील अरसे में मैंने इन सड़कों पर ऐसी अजीब और समझ ना आने वाली कई चीजें देखी थी। सड़कों पर पागल और मजजूब लोग घूमते मिलते हैं, लेकिन इस आदमी में कुछ मुख्तलिफ था। उसकी हरकत ना करने की सलाहियत मुझे अंदर से अजीब सी बेचैनी में डाल रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार उसका वो अंधेरा सा चेहरा और ठीक सामने खड़ा वजूद आ जाता था।
रात के 1:05 हो रहे थे जब ओकारा बाईपास का टर्न करीब आने लगा। सड़क यहाँ थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। मैंने अपने पाँव को एक्सेलरेटर से थोड़ा सा हटाया ताकि गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो सके और इंजन का जोर थोड़ा कम हो। ओकारा का शेड्यूल्ड स्टॉप आने वाला था। मेरी गाड़ी की तेज हेडलाइट्स आगे सड़क और उसके आसपास के कच्चे रास्ते पर रोशनी फेंक रही थी। हेडलाइट्स की बीम आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारों को रोशन कर रही थी। स्टॉप का सीमेंट वाला शेल्टर अभी लाइट की रेंज में पूरी तरह नहीं आया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक पेडल पर पांव रखने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर सड़क के लेफ्ट साइड पर पड़ी और फिर मेरे सामने सड़क के किनारे कच्चे पर कुछ ऐसा नजर आया जिसने मेरे जहन को पूरी तरह जमा करके रख दिया। ओकारा स्टॉप के शेल्टर से तकरीबन 30 मीटर पहले अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर और गौर से सामने देखा। हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधा उसके जिस्म पर पड़ी। वो एक लंबा और पतला जिस्म था। उसने बिल्कुल वैसा ही गहरे रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था। उसका मुंह ठीक बस की तरफ था और उसमें वही अजीब घबराहट पैदा करने वाली पत्थर जैसी खामोशी और बेहरकती थी। वो बिल्कुल वहीं खड़ा था, उसी पोस्चर में, उसी अंदाज में, उसी तरह बस की तरफ देखते हुए। मेरे दिमाग को यह बात हजम करने में पूरा 1 सेकंड लगा। मेरे पांव ब्रेक पेडल पर जाकर एक मुकम्मल सेकंड के लिए रुक गए। एक लम्हे के लिए मेरी सांस अटक गई और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। ये अक्ली तौर पर मुमकिन ही नहीं था। चुनियन से ओकारा तक का 40 किलोमीटर का फासला मैंने अभी तय किया था। मैं पिछले 1 घंटे से पूरी हाईवे स्पीड पर अपनी बस चला रहा था। मेरे आगे से कोई ऐसी गाड़ी नहीं गुजरी थी जो उस आदमी को बिठाकर मुझसे पहले यहाँ तक ले आती, और अगर बिलफर्ज किसी तरीके से कोई गाड़ी उसे लेकर आई भी थी तो वो शख्स यहाँ ओकारा में बिल्कुल वैसे ही उसी मखसूस फासले पर स्टॉप से 30 मीटर दूर उसी तरह अंधेरे में उसी साकिन अंदाज में क्यों खड़ा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। मेरी हथेलियों पर स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए ठंडा पसीना आ गया। मुझे एक अजीब और गहरी बेचैनी महसूस हुई जो किसी सफर की थकावट की वजह से नहीं थी। मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया था। मैं पूरे यकीन और होशो हवास में ये जानता था कि ये कोई और नहीं, ये बिल्कुल वही आदमी था। मैंने उस अंधेरे में बस का हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन इंजन को चलता रहने दिया। मेरी नज़र ओकारा स्टॉप के उस ठंडे और पीले बल्ब की रोशनी पर नहीं थी, बल्कि उस रोशनी से 30 मीटर दूर सड़क के कच्चे पर ठहरी हुई थी। वहां वही आदमी खड़ा था। मैं पूरी तरह से अपनी ड्राइविंग सीट पर आगे की तरफ झुका हुआ था। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर सख्ती से जमे हुए थे और मेरी सांस एक अजीब सी रफ्तार से चल रही थी। मैं उस आदमी की तरफ लगातार देख रहा था। कामरान ने पीछे से बस का दरवाजा खोला। हवा का एक गर्म और नमी वाला झोंका बस के अंदर दाखिल हुआ। 2 मुसाफिर अपनी सीटों से उठे, अपना छोटा मोटा सामान उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बस की सीढ़ियां उतरकर बाहर खुले अंधेरे में चले गए। स्टॉप पर कोई और सवारी मौजूद नहीं थी जो अंदर आती। मैं पूरे 90 सेकंड तक वहां खड़ा रहा। 1.5 मिनट का वक्त किसी भी बस ड्राइवर के लिए काफी होता है ये देखने के लिए कि आसपास क्या हो रहा है। वो लंबा और पतला आदमी उस 1.5 मिनट में 1 इंच भी नहीं हिला। उसने बस की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। उसके जिस्म में आम इंसानों वाली कोई बेचैनी, थकावट या इंतजार का कोई असर नहीं था। वो सिर्फ खड़ा था। रात के 1 बजे किसी खाली हाईवे पर एक आदमी का इस तरह किसी मिट्टी के मुजस्मे की तरह खड़े होना कोई आम बात नहीं थी। मैं समझ गया था कि वो किसी गाड़ी का इंतजार नहीं कर रहा। जब दरवाजा बंद हुआ और कामरान ने पीछे से आवाज लगाई तो मैंने बस को दोबारा गियर लगाया और आहिस्ता से N5 हाईवे पर आगे बढ़ा दी। सड़क पर गाड़ी डालने के बाद मैंने अपनी आवाज को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश की और थोड़ा सा पीछे मुड़कर कामरान से पूछा, कामरान, वो बंदा देखा तुमने जो सड़क के लेफ्ट साइड वाले कच्चे पर खड़ा था? कामरान ने थोड़ी हैरानी से अपने पीछे उस अंधेरे स्टॉप की तरफ देखा जहां अब सिर्फ वो पीला बल्ब जल रहा था। फिर उसने आगे मेरी तरफ देखा और निहायत इत्मीनान से बोला, कौन सा बंदा शब्बीर भाई? वहां तो बाहर कोई भी नहीं था। उसका ये छोटा सा और आम सा जुमला मेरे जहन पर किसी पत्थर की तरह लगा। मैंने उसको मजीद कुछ नहीं कहा और अपनी तवज्जो वापस सड़क पर कर ली। मैंने फौरन अपने लेफ्ट साइड वाले बड़े शीशे में पीछे की तरफ देखा। ओकारा स्टॉप की रोशनी अब दूर जा रही थी और कच्चा रास्ता बिल्कुल खाली था। वहां किसी इंसानी वजूद का कोई नामो निशान नहीं था। अब मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को उस तरह नहीं पकड़े हुए थे जैसे पिछले 1 घंटे से थे। मेरी पकड़ सख्त हो चुकी थी और मेरा दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार हो चुका था। ओकारा और साहिवाल के दरमियान का रास्ता इस पूरे रूट का सबसे लंबा और खामोश हिस्सा है। ये 55 किलोमीटर का एक बिल्कुल सीधा और सपाट सफा है जहां रास्ते में कोई बड़ा कस्बा या शहर नहीं आता।
रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। मेरे सामने सिर्फ सड़क पर बिछी हुई सफेद लाइन और अंधेरा था। कभी कभार सामने वाली लेन में कोई भारी ट्रक अपनी तेज हेडलाइट्स जलाता हुआ गुजरता और फिर दुनिया दोबारा अंधेरे और खामोशी में चली जाती। मैं इस हिस्से पर हमेशा बहुत ध्यान से ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन आज मेरी खामोशी थकावट या नींद की वजह से नहीं थी। मेरे अंदर एक शदीद सोच चल रही थी। कामरान मेरे साथ इस रूट पर अभी नया था, मगर वो इतना जरूर समझ गया था कि मेरी ये खामोशी आम रूटीन वाली नहीं है। इसलिए उसने भी मुझसे कोई बात नहीं की और अपनी छोटी सीट पर चुपचाप सामने सड़क को देखता रहा। जब हम इस 55 किलोमीटर वाले रास्ते के ठीक दरमियान में पहुंचे तो वहां किलोमीटर का एक बोर्ड आता है जिस पर 287 लिखा होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आसपास 15 किलोमीटर तक कोई रोशनी, कोई घर या कोई आबादी नहीं है। सिर्फ खुले खेत और अंधेरा है। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स आगे सड़क और उसके दोनों किनारों पर पूरी रोशनी डाल रही थी। सड़क बिल्कुल खाली और सीधी थी और फिर मेरी लेफ्ट साइड पर मेरी गाड़ी की रोशनी के अंदर एक साया सा उभरा। उसी 287 वाले बोर्ड के ठीक करीब सड़क के लेफ्ट कच्चे पर वही आदमी खड़ा था। मेरा दिमाग इस मंजर को तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। वही लंबा जिस्म, वही डार्क रंग का शलवार कमीज और वही चेहरा जो बस की तरफ रुख किए हुए था। उसकी खामोशी और उसके खड़े होने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे चुनियन और ओकारा में था। वहां पैदल चलने वाले किसी मुसाफिर का होना अक्ली तौर पर नामुमकिन था। मैंने गाड़ी का ब्रेक नहीं दबाया, मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता नहीं की, मैंने अपना पांव एक्सेलरेटर पर ही रखा और पूरी हाईवे स्पीड पर अपनी बस उस आदमी के पास से निकाल ली। जब मैं उसके ठीक बराबर से गुजरा तो मैंने उसी वक्त अपने साइड मिरर में पीछे देखा। मैं देखना चाहता था कि वो गाड़ी गुजरने के बाद वहां क्या करता है, लेकिन मिरर में सिर्फ और सिर्फ खाली कच्चा रास्ता नजर आ रहा था। जो आदमी 1 सेकंड पहले मेरी रोशनी के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा था वो वहां था ही नहीं। मेरी बस के पीछे उसकी कोई झलक, कोई साया बाकी नहीं था। सड़क उसी तरह खाली और अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं पूरे 2 किलोमीटर तक सिर्फ उस सामने वाली सड़क को घूरता रहा और मेरी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। फिर मैंने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए कामरान से पूछा, कामरान, किलोमीटर 287 पे जहां से हम अभी गुजरे हैं वहां शोल्डर पे कुछ था? कामरान ने थोड़ी देर सोचा और फिर आम से अंदाज में बोला, नहीं भाई, सड़क तो बिल्कुल सीधी थी, वहां कोई चीज नहीं थी। कामरान ने बिल्कुल सच बोला था। उसने सच में वहां कुछ नहीं देखा था। वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुझे नजर आ रहा था। ये बात अब मेरे लिए किसी धोखे से बढ़कर एक डर पैदा करने वाली हकीकत बन चुकी थी। मैंने आगे देखा, गाड़ी का लेफ्ट इंडिकेटर ऑन किया और अपनी 11 साल की इस पूरी नौकरी में पहली बार 2 मुकर्रर करदा स्टॉप्स के दरमियान इस सुनसान हाईवे पर अपनी बस को कच्चे पर उतार कर रोक दिया। इंजन चल रहा था, लेकिन मैंने बड़ी लाइट्स बंद कर दी और गाड़ी के हैजर्ड लाइट्स चला दिए। चारों पीले इंडिकेटर अंधेरे में चमकने लगे। कामरान अपनी सीट से फौरन उठा और थोड़ा परेशान होकर बोला, भाई क्या हुआ, कोई मसला है? बस खराब है। मैंने आंखें बंद की और दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, बस 1 मिनट। मैंने आंखें बंद किए हुए ही आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं उसे बिल्कुल आहिस्ता दिल में पढ़ रहा था। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा जहन उस पतले आदमी के वजूद से खुद को दूर करना चाहता था। मैंने तसल्ली से पूरी आयत मुकम्मल की। जब मैंने आंखें खोली तो सामने की सड़क बिल्कुल आम थी। वहां बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने हैजर्ड लाइट्स बंद किए और गाड़ी को वापस N5 हाईवे पर चला दिया। लेकिन दुआ पढ़ने के बावजूद मेरे सीने के अंदर एक अजीब सा दबाव और बेचैनी बाकी थी। ये ऐसी बेचैनी थी जिससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि अभी तक माहौल ठीक नहीं हुआ है। रात के 2:10 पर हमारा अगला स्टॉप सहीवाल आया। सहीवाल स्टॉप की रोशनियां आगे से नजर आने लगी थीं। मैंने गाड़ी को मुकम्मल आहिस्ता किया और मेरी नजर स्टॉप पर आने से पहले ही कच्चे रास्ते को ढूंढने लगी। मैं अंधेरे और रोशनी के हर धब्बे को गौर से चेक कर रहा था कि कहीं वो आदमी दोबारा वहां खड़ा ना हो। लेकिन सहीवाल स्टॉप बिल्कुल खाली था। वहां सीमेंट वाले शेल्टर का बल्ब जल रहा था और चाय वाले की ठेले पर सोते हुए शक्ल नजर आ रही थी। वहां बाहर कोई भी आदमी नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी, कामरान ने दरवाजा खोला, 4 मुसाफिर बाहर उतरे। किसी नए मुसाफिर ने वहां से नहीं बैठना था। कामरान ने बाहर चेक किया और पीछे से आकर आवाज दी कि सब क्लियर है।
मैं हैंड ब्रेक नीचे करने ही वाला था कि बस के पिछले हिस्से से एक मुसाफिर उठकर आगे कामरान के पास आ गया। उसने कामरान से पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये बस कमालिया के रास्ते से गुजरेगी। कामरान उस आदमी को रूट समझाने लगा और बताने लगा कि कमालिया के लिए उसे कब्र कहाँ उतरना चाहिए। ये गुफ्तगू बिल्कुल आम और ठेठ जुबान में हो रही थी। बस के अंदर लोग सो रहे थे और सिर्फ इन दोनों की बातें पूरे माहौल में सुनाई दे रही थीं। इस रूटीन की बातचीत के दौरान मेरी नज़र बेइख्तियार अपने लेफ्ट साइड वाले बड़े मिरर की तरफ उठ गई। मैं मिरर में बस के पीछे का रास्ता देख रहा था। मैं मिरर में उस पीले सोडियम बल्ब की रोशनी को देख रहा था जो सहीवाल स्टॉप को रोशन कर रही थी। जहां उस बल्ब की पीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और हाईवे का अंधेरा शुरू हो रहा था, वहां बस से ठीक 30 मीटर पीछे वो आदमी खड़ा था। वो वापस आ गया था, लेकिन इस बार मंजर पूरी तरह मुख्तलिफ और बेहद घबराहट वाला था। इस बार उसका चेहरा मिरर की झलक और उस पीले बल्ब की आखिरी रोशनी में मुझ पर साफ हो रहा था। मैंने उस चेहरे को मिरर में देखा और उस एक लम्हे ने मेरे होश गुम कर दिए। वो चेहरा बदशक्ल या खूनी नहीं था। उस पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आमतौर पर किसी फिल्मी खौफनाक चीज में होती है, लेकिन उस चेहरे की बनावट में कुछ ऐसी कमी या तब्दीली थी जो देखते ही यह तस्लीम करवा देती है कि ये इंसान नहीं हो सकता। आंखों और नाक का फासला या फिर उसकी जिल्द की सख्ती, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा जरूर था जो गलत था। इंसानी दिमाग किसी इंसान को देखते ही पहचान जाता है, लेकिन उस वजूद को देखकर मेरा दिमाग अंदर से बेचैन हो गया। वो मुझे देख रहा था और मैं उसे मिरर में घूर रहा था। मेरे पांव ने अचानक एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। बस के इंजन ने एक भारी शोर पैदा किया और गाड़ी अचानक झटके से आगे बढ़ गई। कामरान अभी उस मुसाफिर से बात कर ही रहा था कि उसका बैलेंस आउट हो गया। वो लड़का गिरते गिरते बचा और उसने फौरन जोर से कंडक्टर वाली लोहे की रेलिंग को पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ घबराहट में देखते हुए पूछा, भाई क्या हुआ? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ सामने वाली सड़क थी और मैं लगातार बिना कुछ सोचे गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। सहीवाल से निकलकर आगे जो 30 किलोमीटर का रास्ता आता है, मैंने उस पूरे रास्ते पर गाड़ी को मुकर्रर करदा स्पीड लिमिट से बहुत ज्यादा तेज चलाया। इतनी बड़ी सवारी वाली बस को इस तरह रात के वक्त दौड़ाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन मेरा खुद पर काबू नहीं था। पीछे बैठे हुए मुसाफिर गाड़ी की रफ्तार और अचानक तेजी की वजह से जाग गए थे। उनमें थोड़ी बेचैनी फैलने लगी थी और वो आपस में आवाजें निकाल रहे थे। कामरान ने मजबूती से रेलिंग पकड़ी हुई थी और वो सिर्फ मुझे देख रहा था। वो समझ गया था कि मैं किसी आम वजह से इतनी तेज गाड़ी नहीं चला रहा। रात के 3:05 हो चुके थे। मुल्तान टर्मिनल अब सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। इस रास्ते पर हाईवे के ऊपर से एक लंबा कंक्रीट का ओवरपास ब्रिज गुजरता है। जब भी कोई गाड़ी इस पुल के ठीक नीचे आती है तो वहां तकरीबन 2 सेकंड के लिए मुकम्मल और घोर अंधेरा छा जाता है और बाहर की हर रोशनी वहां आने से रुक जाती है। मैं अपनी बस को उसी तेज रफ्तार के साथ उस ब्रिज के साए में ले गया और ठीक उन्हीं 2 सेकंड्स में जब बस उस गहरे साए के बीच में गुजर रही थी, बस के अंदर एक ऐसी चीज हुई जिसकी कोई वजाहत नहीं है। पूरी की पूरी बस, जिसमें 34 सवारियां बैठी थी, अचानक और मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। जो लोग जागकर आपस में बात कर रहे थे, उनकी आवाजें ठीक बीच में टूट गईं। जो बच्चे बेचैन होकर हिल रहे थे, उन्होंने हिलना बंद कर दिया। जो लोग सो रहे थे, उनकी करवटें लेने की सरसराहट अचानक रुक गई। उन 2 सेकंड्स के लिए बस के अंदर ऐसी सुनसान खामोशी थी जैसे मेरे अलावा वहां पीछे कोई जिंदा इंसान मौजूद ही ना हो। सिर्फ इंजन चलने की आवाज थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और उसके बाद बस ब्रिज के साए से निकलकर खुली जगह पर आ गई। और जैसे ही गाड़ी बाहर आई, बस के अंदर की आवाजें बिल्कुल वैसे ही वापस आ गईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों की बातें वहीं से शुरू हो गईं और बच्चों का बोलना दोबारा शुरू हो गया। किसी एक मुसाफिर को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले 2 सेकंड के लिए उन पर क्या बीती है। मैं अपनी ड्राइवर सीट पर बैठा बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैंने अपने होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिलाने शुरू किए और कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। मैंने बचे हुए वो आखिरी 15 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मुसलसल पढ़ते हुए गुजारे और मेरी आवाज उस वक्त तक नहीं रुकी जब तक मेरी आंखों के सामने आगे मुल्तान टर्मिनल की रोशन लाइट्स नमूदार नहीं हो गई। मुल्तान बस टर्मिनल पर जब मैंने अपनी बस को मुकर्रर करदा बे में खड़ा किया तो रात के ठीक 3:35 हो रहे थे। मैंने हैंड ब्रेक को पूरी ताकत से ऊपर खींचा और चाबी घुमाकर इंजन बंद कर दिया। इंजन का शोर एक भारी झटके के साथ खत्म हुआ और बस के अंदर एक अजीब सी बोझल और सुन कर देने वाली खामोशी छा गई। मेरी आंखों के सामने अभी तक वही सड़क, वही अंधेरा और साइड मिरर में नजर आने वाला वो चेहरा घूम रहा था। सफर की थकावट और डर ने मेरे पूरे जिस्म को बुरी तरह जकड़ा हुआ था।
बस में बैठे लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीटों से उतरने लगे। सामान निकालने की आवाजें, बच्चों के रोने की हल्की आवाज और दरवाजे की तरफ बढ़ने वाले भारी कदमों की चाप बस में गूंज रही थी। मैं अपनी ड्राइवर सीट से 1 इंच भी नहीं हिला। मैं बस स्टीयरिंग व्हील के सामने खामोश बैठा रहा और बाहर टर्मिनल की उन पीली रोशनियों को घूरता रहा जहां पोर्टर अपना सामान उठा रहे थे। कामरान दरवाजे के पास खड़ा आखिरी सवारियों को बाहर निकाल रहा था। जब आखिरी आदमी भी बस से उतर गया और बस मुकम्मल तौर पर खाली हो गई, तो कामरान ने बाहर से दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलकर आगे की तरफ आया। वो अपनी कंडक्टर वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और रंग पीला पड़ चुका था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरी तरफ मुड़कर निहायत हल्की आवाज में बोला, भाई, क्या देखा आज रात आपने? मैंने एक लंबी और भारी सांस ली। मेरा गला खुश्क था और आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी। मैंने कामरान को सब कुछ बता दिया। चुनियान स्टॉप के अंधेरे में खड़ा वो लंबा आदमी, ओकारा बाईपास पर ठीक उसी फासले पर उसी आदमी का वहां दोबारा मौजूद होना, किलोमीटर 287 के सुनसान हाईवे पर उसका तीसरी दफा मिलना और आखिर में साहिवाल स्टॉप की रोशनी में साइड मिरर के अंदर उसका वो चेहरा जो किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। मैं बोलता जा रहा था और कामरान बगैर किसी हैरत या सवाल के मेरी बात सुन रहा था। जब मैंने साहिवाल वाली बात खत्म की तो कामरान ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े और नीचे फर्श की तरफ देखते हुए बोला, भाई, मुल्तान से पहले जब हम उस हाईवे ओवरपास के नीचे से गुजरे थे, जब 2 सेकंड के लिए पूरी बस में घुप अंधेरा हुआ था और पूरी बस अचानक चुप हो गई थी, मैंने भी वहां कुछ फील किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे उस 2 सेकंड के लिए दुनिया की हर आवाज मर गई हो। मैंने सोचा था कि शायद सफर की वजह से मेरे कान बंद हो गए हैं, लेकिन मुझे पता था कि उस साए के अंदर एक शदीद डर था जो सबने महसूस किया था। हम दोनों वहां उस अंधेरी और ठंडी बस में खामोश बैठे रहे। हम बस से उतरकर सीधा टर्मिनल के लेट नाइट ड्राइवर लाउंज में गए। रात के इस पहर वहां ज्यादा शोर नहीं था। सस्ती चाय, सिगरेट के धुएं और जले हुए ऑयल की बू पूरे कमरे में फैली हुई थी। लाउंज के आखिरी हिस्से में एक पुराने सोफे पर उस्ताद कलंदर बख्श बैठे हुए थे। उनकी उम्र 63 साल थी। वो इस N5 हाईवे पर पिछले 28 साल से लॉन्ग रूट की बस चला रहे थे। इन लंबी सड़कों ने उनकी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीजें देखी थीं जो आम इंसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस रूट के सबसे पुराने और तजुर्बाकार ड्राइवर थे। मैं और कामरान उनके पास जाकर बैठ गए। उस्ताद ने अपने मोटे शीशों वाली आईनक के पीछे से हमें देखा। मेरी बदहवासी देखकर उन्होंने अपना चाय का कप नीचे टेबल पर रख दिया। मैंने उन्हें आज रात होने वाला पूरा वाकया शुरू से लेकर आखिर तक तफसील से सुना दिया। मैं बोलता रहा और उस्ताद कलंदर बख्श बिल्कुल खामोश, बगैर कोई एक्सप्रेशन दिए मुझे सुनते रहे। जब मेरी बात खत्म हुई तो उस्ताद ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोले, 3 जगह मिला और वो भी एक ही रात में? मैंने हाँ में सर हिलाया। उस्ताद ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, मैंने इन सड़कों पर बहुत कुछ देखा है और मैंने बाकी पुराने ड्राइवरों से भी सुना है। इस तवील रूट पर यह पहली बार नहीं हुआ, लेकिन 3 दफा एक ही रात में, और वो भी इतने फासले पर, यह आम नहीं है। ये वक्त का और नसीब का खेल है। वो तुझे कुछ दिखाना चाहता था। उस्ताद कलंदर बख्श ने फिर हमें N5 का वो सच बताया जो पुराने ड्राइवर आपस में तो जानते हैं लेकिन बाहर वालों से डिस्कस नहीं करते। उन्होंने बताया कि लाहौर से मुल्तान के दरमियान कुछ ऐसी मखसूस जगह हैं जहां रात के पहर गाड़ी चलाने वालों को अक्सर कुछ ऐसे वजूद नजर आते हैं जिनका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो सड़क पर दिखता है वो आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ अपनी जगह खड़ा होता है या सड़क किनारे चलता रहता है। उनकी दुनिया अलग है। उस्ताद ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, लेकिन जो वजूद तुझे 3 बार एक रात में दिखा और उसने गाड़ी भी रोकने का इशारा नहीं किया, उसकी जरूर कोई मकसद या वजह थी। तू आज रात सिर्फ अपना सफर नहीं कर रहा था। उस्ताद ने फौरन कामरान को हिदायत की कि वो टर्मिनल ऑफिस जाए और आज रात की मुसाफिरों की लिस्ट चेक करे। मैं और कामरान सीधा डिस्पैचर के ऑफिस में गए। वहां ड्यूटी वाला मुलाजिम अपनी कुर्सी पर सो रहा था। हमने काउंटर से अपना डिपार्चर रजिस्टर और कामरान की कंडक्टर लॉग बुक उठाई। लाहौर टर्मिनल से चलते वक्त कामरान ने 34 सवारियों की एंट्री की थी। हमने लिस्ट के नाम गिनना शुरू किए। ठीक 34 नाम मौजूद थे। उसके बाद हमने उन सब सवारियों की गिनती शुरू की जो पिछले चंद घंटों में चुनियन, ओकारा, साहिवाल और आखिर में मुल्तान टर्मिनल पर उतरी थी। मैंने अपनी उंगलियों पर गिनती की, फिर कामरान ने लॉगबुक पर हिसाब लगाया। नतीजा वही आ रहा था। 35 लोग बस से उतरे थे।
एक इंसान ज्यादा था। लाहौर से 34 बैठे थे और रास्ते में बैठने और उतरने वालों को मिलाकर टोटल 35 लोग थे जो मंजिल पर पहुंचे। एक इंसान ज्यादा कहां से आ गया? हमने परेशानी की हालत में लॉगबुक को स्टॉप्स के हिसाब से बारी बारी चेक करना शुरू किया। कामरान ने हर स्टॉप का नाम और सवारियों के पैसे ठीक से दर्ज किए हुए थे, लेकिन जब चुनियन स्टॉप की एंट्री सामने आई तो हम दोनों के दिमाग सुन हो गए। कामरान ने वहां वाज़े अल्फाज में लिखा था कि एक सवारी बैठी है। उसने पैसे भी दर्ज किए थे, 450 रुपए। ये चुनियन से मुल्तान का टिकट बनता है। ये सब कामरान की अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, लेकिन जहां उस नए मुसाफिर का नाम लिखना था वो लाइन पूरी तरह खाली थी। वहां सिर्फ एक लंबा सा डैश बना हुआ था। कामरान बेयकीनी की हालत में अपने ही हाथ की लिखाई को घूर रहा था। उसने डरते हुए मेरी तरफ देखा और आवाज को दबाते हुए बोला, भाई, मैंने सच में उससे 450 रुपए लिए थे। मुझे ठीक से याद है कि मैंने टिकट काटा था और मैंने उससे नाम भी पूछा था, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। उसने अपना नाम क्या बताया, उसका चेहरा कैसा था, वो सीट पर कहाँ जाकर बैठा, मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है। मेरे जहन में इस वक्त की कोई याद ही मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उस वक्त मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि चुनियन स्टॉप पर जो शख्स बस में दाखिल हुआ था और जो शख्स उसी वक्त मुझे सड़क के कच्चे पर बाहर अंधेरे में नजर आया था, वो एक ही वजूद था। मैं फौरन वहां से निकला और अकेला अपनी बस की तरफ भागा। मैंने डैशबोर्ड के साइड से एक हैवी ड्यूटी टॉर्च निकाली। बस पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। बस का इंजन ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से लोहे की टिक टिक करने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। बस के अंदर रात के एसी की ठंडी हवा और सीलन की बू बाकी थी। मैंने टॉर्च ऑन की और सीट बाय सीट बस को चेक करना शुरू किया। मैं हर सीट का कवर, जमीन और लगेज रैक देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अदेखे दुश्मन को ढूंढ रहा हूं। जब मैं चलती हुई बस की आखिरी लाइन से ठीक पहले सीट नंबर 31 पर पहुंचा तो मेरी सांस वहीं अटक गई। ये लेफ्ट साइड पर खिड़की वाली सीट थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि सीट नंबर 31 का पिछला वाला हिस्सा और नीचे का गद्दा अंदर की तरफ दबा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई भारी जिस्म वाला शख्स यहां मुसलसल कई घंटे तक बैठा रहा हो। बाकी तमाम खाली सीटों के कवर बिल्कुल सीधे थे, लेकिन सिर्फ ये एक सीट ऐसी थी जिस पर बैठने का गहरा निशान मौजूद था। मैंने टॉर्च की रोशनी को थोड़ा सा ऊपर किया और खिड़की की तरफ देखा। उस शीशे पर जहां लोग अक्सर सोते हुए अपना सर रखते हैं, एसी की ठंडक और इंसानी सांस की गर्मी की वजह से धुंधली सी नमी, कंडेंसेशन जमा थी और उस नमी पर किसी ने अपनी उंगली से एक नक्शा बनाया हुआ था। वो बिल्कुल सादा और सीधा नक्शा था, एक मुस्ततील जिसके ऊपर वाले किनारे पर छोटे छोटे सीधे निशान बने हुए थे। मैं ठीक 30 सेकंड तक वहां खड़ा उस निशान को घूरता रहा, यहां तक कि मेरे दिमाग ने उसे मुकम्मल तौर पर पहचान लिया। वो कब्रिस्तान में बनी हुई एक कब्र का नक्शा था और उसके ऊपर बने निशान कब्र के कतबे थे। उस मंजर ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। मैं फौरन घूमकर बस से नीचे उतरा और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अगली सुबह मुल्तान में जब धूप निकली तो डर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उस वाक़ये की दहशत मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। मैं जानता था कि इस मसले का हल किसी डॉक्टर या पुलिस वाले के पास नहीं है। मैं सीधा मुल्तान के शाह रुकने आलम कॉलोनी के इलाके में गया, जहां एक मुकामी आलिम रहते थे। वो इस इलाके में ऐसी रूहानी बातों और उलझनों के लिए जाने जाते थे। मैंने उनके डेरों पर उनके सामने बैठकर उन्हें पिछली रात का एक एक लफ्ज बिल्कुल सच सच बता दिया। चुनियन का स्टॉप, ओकारा का कच्चा रास्ता, कामरान की टिकट बुक और शीशे पर बनी वो कब्र का नक्शा। आलिम साहब ने मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से मेरी सारी बात सुनी। उन्होंने मुझे परेशान होते देखकर तसल्ली दी और सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम्हारी बस में कोई ऐसा मुसाफिर था जिसका नाम तुझे और तेरे नए कंडक्टर को पता नहीं था, जिसका चेहरा तुम दोनों में से किसी ने होशो हवास में नहीं देखा और जो बिना किसी वाज़े मकसद के हाईवे के बीच में अंधेरे में नजर आया? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा कि ये तीनों बातें बिल्कुल ऐसे ही थीं। आलिम साहब ने एक गहरी सांस ली और निहायत नरम लहजे में बोले, शब्बीर भाई, N5 हाईवे पर ओकारा बाईपास से थोड़ा पहले एक ऐसी मखसूस जगह है जहां साल 2011 में एक इंतहाई भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी आम रात की बस से अपना सफ़र कर रहा था जब बस का एक्सीडेंट हुआ। वो आदमी उस हादसे में मारा गया और उसका सफ़र हमेशा के लिए अधूरा रह गया। कभी कभी अरसे बाद ऐसी रूहें अपना अधूरा सफ़र पूरा करना चाहती हैं। उसने रात के उस पहर तुझे अपना आप इसलिए दिखाया ताकि तू समझ सके और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। उसकी मंजिल आगे मुल्तान तक थी और रात तूने उसे मुल्तान तक सेफ तरीके से पहुंचा दिया है।
आलिम साहब की इस तशरीह ने मेरे जहन में उठने वाले सभी खौफनाक सवालों को एक गमगीन सी सच्चाई में बदल दिया। वो शख्स कोई बुरा साया या दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ एक मुसाफिर था जो कभी अपने घर जिंदा नहीं पहुंच सका था। आज फरवरी 2026 चल रहा है। इस वाकये को पूरे 6 साल गुजर चुके हैं। मैं आज भी यही N5 हाईवे का रूट चला रहा हूं। वही लाहौर से मुल्तान का सफर, वही अल रहमान ट्रैवल्स की पुरानी बस और वही 11 साल पुरानी सड़क। मैंने ये नौकरी नहीं छोड़ी क्योंकि इसके सिवा मुझे कुछ और करना नहीं आता, लेकिन अब मेरे जीने और गाड़ी चलाने के तरीके मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। अब मैंने 2 चीज़ें अपनी पक्की और लाजमी आदत बना ली हैं। हर छोटे बड़े स्टॉप पर, चाहे वो चुनियान हो, ओकारा हो या साहिवाल, जब भी मैं गाड़ी का हैंड ब्रेक हटाकर बस आगे बढ़ाने लगता हूँ तो मैं सड़क पर देखने से पहले एक दफ़ा सूरह अल फातिहा ज़रूर पढ़ता हूँ। ये उन तमाम मुसाफिरों के लिए होती है जो इस हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें मैं और आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और दूसरी सबसे अहम आदत जो मैंने अपना ली है वो ये है कि ओकारा बाईपास आने पर ठीक किलोमीटर मार्कर 287 के करीब, चाहे दिन की धूप हो या रात का गहरा अंधेरा, मैं अपनी बस की रफ्तार हमेशा थोड़ी सी आहिस्ता कर देता हूँ। बस चंद सेकंड्स के लिए मैं इंजन की स्पीड कम करता हूँ। ये मेरे उस अनजान मुसाफिर के लिए एक छोटी सी इज्जत और तस्लीम करने का अंदाज है। मेरे बहुत से पक्के मुसाफिर इस आदत को अब नोट कर चुके हैं। कभी कोई मुझसे आहिस्ता होने की वजह पूछता है तो मैं हमेशा एक आम सा मुस्कुराता हुआ जवाब देता हूँ, भाई सड़क थोड़ी खराब है वहाँ। उसके बाद मैं दोबारा एक्सेलरेटर दबा देता हूँ, गाड़ी नॉर्मल स्पीड पर आ जाती है और मैं आगे आने वाले अगले 5 किलोमीटर तक किसी भी कीमत पर अपने बड़े साइड मिरर में पीछे देखे बगैर सामने नजर रखता हूँ। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।